EFM पेपर सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था या इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आज सर्वव्यापक बैंकिंग, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ई बैंकिंग हम किसे कहते हैं। उदारीकरण के बाद भारत में आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। हमारा बैंकिंग क्षेत्र भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है। 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन सामने आए हैं और भूमंडलीकरण के दौर में हमने भी अपने बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की कोशिश की है। उदारीकरण के दौर में निजी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के आगमन से भारतीय बैंकों को भी अभिनव बैंकिंग प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। बैंकों की क्रियाओं के कुशल संचालन, कुशल प्रबंधन, ग्राहक सेवा में सुधार, सुविधाओं का विस्तार एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए नवीन बैंकिंग विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। बैंकिंग क्षेत्र में नए विचारों एवं विधियों के प्रयोग को अभिनव बैंकिंग का नाम दिया गया है। बैंकों में अभिनव परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग। इसके माध्यम से बैंकों की सेवाओं में सुधार हुआ है तथा ये ग्राहकों के अनुकूल भी बनी है। तो आज हम इसमें ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ई बैंकिंग हम किसे कहते हैं? ई बैंकिंग का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है। यह बैंकिंग उद्योग में ई व्यवसाय के समान है। इसे हम वास्तविक बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग या हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। और वर्चुअल बैंकिंग का तात्पर्य ऐसी बैंकिंग सुविधा से है जिसके द्वारा ग्राहक प्रत्यक्ष बैंक कार्यालय गए बिना आईटी के व्यापक प्रयोग द्वारा बैंकिंग एवं संबंध सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ई बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित बैंकिंग प्रणाली आती है और यहाँ तक कि ग्राहक को बैंक के कार्यालय में भी आने की आवश्यकता नहीं होती और इससे बैंक से ग्राहक का सीधा संपर्क बना रहता है। नेक्स्ट इसमें ई बैंकिंग में सम्मिलित सेवाएं। ई बैंक में हम कौन कौन सी सेवाओं को सम्मिलित करते हैं? इसमें आते हैं हमारे एटीएम आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आते हैं। इसी के साथ इसमें ईएफटी जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं वो आता है, चेक ट्रांजेक्शन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक रिकॉर्डिंग पेमेंट सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आती है, टेलीफोन बैंकिंग, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर, बी पे और बी पे व्यू, ये सब सुविधाएं हमारी ई बैंकिंग में आती हैं। ई बैंकिंग ग्राहकों को उनकी सुविधाओं के अनुसार किसी भी समय बैंकों से लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। इससे खातों के मध्य भुगतान हस्तांतरण, बिलों के भुगतान तथा सप्ताह के 7 दिन व 24 घंटे क्रय की सुविधा भी मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ई बैंकिंग का क्षेत्र और महत्व, जिसकी यदि हम बात करें तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसके महत्व या लाभ काफ़ी हैं। क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसके? सबसे बड़ा जो लाभ है वो है कि बैंकों के लिए सेवाओं की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें भारी कमी आती है। इसके साथ ई बैंकिंग से ग्राहकों को घर बैठे सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं और इससे ग्राहकों को बैंक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि ई बैंकिंग में बैंक के लेन देन के रिकॉर्ड में गलती की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं और ग्राहकों को एटीएम से किसी भी समय नकद धनराशि प्राप्त करने की सुविधा भी मिलती है। ई बैंकिंग के लाभों में हम एक लाभ ये भी देखते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना नकद धनराशि की वस्तुएं खरीदने की सुविधा भी ग्राहक को मिल जाती है। इसी के साथ ग्राहक अपने एक खाते से दूसरे खाते में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी धनराशि ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ई बैंकिंग में मुद्रा का भौतिक रूप से लेन देन नहीं होता है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो धन को ले जाने में जो जोखिम है उससे हम बच जाते हैं। इसमें कागज की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। इससे समय और श्रम आदि की भी इसमें बचत होती है। और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ देश व विदेश में रहकर कहीं से भी हम उठा सकते हैं।
इससे बैंकिंग सर्वव्यापी और सर्वसुलभ हो गई है। इसी के साथ इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहक घर पर ही बैठे अपने खाते की संपूर्ण जानकारी ले सकता है, जैसे जमा, पैसे निकालना, एफडीआर, एटीएम से पैसे निकालना, बिलों की प्राप्ति, बिलों का भुगतान, धन का ट्रांसफर, कंपनियों के डिविडेंड जमा हुए हैं नहीं हुए हैं आदि सभी जानकारी ग्राहक घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ई बैंकिंग से ग्राहकों को बहुत ज़्यादा लाभ हैं, लेकिन ई बैंकिंग को अपनाने में उनको कुछ जोखिमें एवं सुरक्षा भी हमें देखनी पड़ती है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे ई बैंकिंग में जोखिम एवं सुरक्षा, रिस्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग जहाँ एक और अनेक सुविधाएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इससे उपभोक्ताओं को अनेक जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे जो प्रमुख जोखिम क्या है कि आजकल हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि खाते को गलत लोगों द्वारा हैक करने की जो समस्या है वो इंटरनेट बैंकिंग की सबसे बड़ी समस्या है। और हम इस समस्या से कैसे बच सकते हैं? यदि हम सुरक्षा की बात करें कि ग्राहक को इंटरनेट का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, उसे अपना आईडी और पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए तथा बैंक की सही वेबसाइट पर जाकर ही अपना खाता उसको खोलना चाहिए ताकि वो हैक करने की जो समस्या है उससे वो बच सके। दूसरी जोखिम जो आती है ई बैंकिंग में वो ये कि इसमें सामान्य रूप से ग्राहक को किसी भी जो पब्लिक कंप्यूटर या पब्लिक ऑफिस में के कंप्यूटर से बैंक खाते का संचालन नहीं करना चाहिए। और सुरक्षा के लिए उसे अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर मोबाइल से ही बैंक खाते का संचालन करना चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी है। और जो अतः ग्राहक को की जो गोपनीय सूचनाएं वो चोरी होने की संभावना रहती है, इसलिए एक ग्राहक को अपने पर्सनल कंप्यूटर से ही बैंकिंग का कार्य करना चाहिए। इसमें और एक जोखिम रहती है वो है कि अनेक बार बैंक के नाम से धोखाधड़ी के लिए ईमेल भेजकर ग्राहक से व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी जाती हैं और धोखेबाज लोग फिर इन सूचनाओं का उपयोग धोखा देने के लिए कर सकते हैं। और आजकल एक काम बहुत हो रहा है, अतः इसमें भी कस्टमर को सावधानी बरतनी चाहिए और ग्राहक को इस तरह के ईमेल का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि बैंक भी इसके लिए ग्राहकों को समय समय पर सचेत करते रहते हैं। तो हमने देखा कि जहाँ ई बैंकिंग से बहुत ज़्यादा लाभ हैं, वहाँ इसमें कुछ जोखिमें भी हैं, लेकिन हम कुछ सुरक्षा उपायों को अपनाकर इस जोखिम से बच सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है इसमें ई बैंकिंग के प्रमुख उपकरण, मेन टूल्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं उसमें है सबसे पहला इसमें पीसी या पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर। कंप्यूटर ने आज अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। एक तरफ जहां लगभग सभी बैंक अपनी गांवों कस्बों की शाखाओं का तेजी से कंप्यूटर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक भारतीय बैंकों ने ऑनलाइन बैंकिंग या दूसरे शब्दों में नेट बैंकिंग की सुविधाएं भी शुरू कर दी हैं। इसके दूसरे टूल में आता है नेट बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग। इंटरनेट ने बैंकिंग की दुनिया को बहुत ही फास्ट कर दिया है तथा इस नए और बदले रूप का नाम आज ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग रखा गया है। नेट बैंकिंग ने बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी जो बाधा है भौगोलिक सीमाओं को उनको पूरी तरह से मिटा दिया है। और इस व्यवस्था का कमाल है कि आज आप 7 समुंदर पार किसी भी शहर में खोले गए अपने खाते का धन कुछ ही समय में भारत के किसी भी शहर में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग को ई बैंकिंग भी कहते हैं। और यहाँ नेट बैंकिंग में उपभोक्ता को किसी बैंक काउंटर पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस सिर्फ वो अपना पर्सनल कंप्यूटर खोलेगा, बैंक की वेबसाइट को क्लिक करेगा, अपने खाते का कोड नंबर डालेगा, कुछ लेन देन की जो एंट्रीज है वो करेगा और एंटर दबाकर ओके कर देगा। व्यक्ति घंटों के कार्य को कुछ मिनटों में ही निपटाकर समय, श्रम और लागत की बचत को भी प्राप्त कर सकता है। हम ई बैंकिंग के उपकरण के रूप में हम काम में लेते हैं मोबाइल बैंकिंग को, जिसे हम मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत अभिनव बैंकिंग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोबाइल बैंकिंग से तात्पर्य उस बैंकिंग व्यवस्था से है
जिसमें मोबाइल फोन के माध्यम से कोई व्यक्ति मीलों दूर रहकर भी अपने बचत खाते की जांच और लेन देन कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें एटीएम सुविधा या एटीएम फैसिलिटी। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कदम है वो है एटीएम फैसिलिटी। ग्राहकों को मुद्रा के लेन देन की 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने हेतु अब देश के जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों ने अपनी एटीएम शाखाएं या मशीनों की स्थापना कर रखी है। ग्राहक एटीएम कार्ड के माध्यम से एटीएम शाखा पर जाकर कभी भी एक निश्चित अधिकतम राशि तक रकम निकाल सकता है और वह एटीएम मशीन के माध्यम से रकम को जमा भी करा सकता है। नेक्स्ट इसमें ऑल डे बैंकिंग। कुछ बैंकों ने ऑल डे बैंकिंग की सुविधाएं भी शुरू की हैं। इसके तहत बैंक शाखा सप्ताह के 7 दिन रविवार एवं राजपत्रित अवकाश सहित 24x7 खुली रहती हैं। इससे ग्राहकों को लेन देन में बहुत ही सुविधा होती है। नेक्स्ट एनीवेयर बैंकिंग। कुछ बैंकों ने एनीवेयर बैंकिंग की शुरुआत करके अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे बैंक की किसी भी शाखा से एवं किसी भी स्थान पर, चाहे वो विदेशों में स्थित शाखाएं हों, वहां से लेन देन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें घर बैठे बैंकिंग। ई अकाउंट आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके माध्यम से आप घर बैठे बैंक संबंधी सारे कामकाज किसी भी दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं। अब लाइन में लगने, घंटों इंतजार करने या कर्मचारियों के समय पर आने आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि भारत सरकार ने इमेज चेक को मंजूरी दे दी है और ई सिग्नेचर भी आज मान्य हो गए हैं। इसलिए ऑनलाइन पैसे निकालने भी इसमें हम जा सकते हैं। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा और इंटरनेट कनेक्शन के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप नेविगेटर का होना भी बहुत जरूरी होता है। और ई बैंकिंग के माध्यम से जितने भी अनिवासी हैं, भारतीय हैं, वो भी बिना कोई कीमत चुकाए भारत में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप सब लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। वर्तमान में भारत में क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साख पर हम यात्रा कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, किसी होटल, रेलवे व हवाई यात्रा के टिकट आदि की सुविधा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के चलन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले अमेरिका में 1950 में शुरू हुआ था, जब एक फ्रैंक व्यापारी ने इसको शुरू करवाया था। वर्तमान में सबसे बड़े और सर्वाधिक लोकप्रिय 2 विश्व स्तर के क्रेडिट कार्ड हैं, जिसमें एक मास्टर कार्ड, एक वीसा कार्ड है। और सन 1966 में जो कि विश्व बाजार में प्रविष्ट हुए हैं और दुनिया के 180 देश इन दोनों कार्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड के हमें बहुत लाभ हैं। कार्ड धारक जो जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है उसको यात्रा में नगद या यात्री चेक ले जाने की चिंता से मुक्ति हो जाती है। साख पर वो आलीशान होटलों में, शानदार रेस्टोरेंट में, हवाई और आयोजित यात्राओं को सुविधा पूर्वक प्राप्त कर सकता है। हर कार्ड पर बीमा सुविधा भी उपलब्ध रहती है जो 1 लाख रुपए तक साधारण बीमा से निःशुल्क मिलती है। इसी के साथ क्रेडिट कार्ड एक सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड की इस सफलता के साथ या इसके लाभों के साथ साथ कुछ क्रेडिट कार्ड के दोष भी हैं, जैसे कि व्यवहार में क्रेडिट कार्ड जो है अग्रिम का ही एक स्वरूप होने से अगर ग्राहक पुनर्भुगतान न करे तो बैंक की वसूली में असुविधा होती है। कार्ड धारक पहुंच से ज्यादा कई बार खर्चे कर देते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा उनके पास में चूंकि क्रेडिट कार्ड है वो खर्चे कर लेते हैं और वसूली में, ऐसी स्थिति में भी वसूली में असुविधा आती है और कार्ड पर अधिविकर्ष की वृद्धि और पुनर्भुगतान की दिक्कतों से भी बैंकों को अनेक बार नुकसान होता है। लेकिन फिर भी यदि हम क्रेडिट कार्ड के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, इसके भविष्य की बात करें, तो भारतवर्ष में इस व्यवसाय को बढ़ाने का बहुत बड़ा अभी बहुत ज्यादा अवसर है। भारतवर्ष में कार्ड धारकों की संख्या अभी बहुत कम है, परंतु
हम देख रहे हैं कि जिस गति से क्रेडिट कार्ड की जो संस्कृति है देश भर में फैल रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्यम और ऊपरी मध्यम वर्ग में भी क्रेडिट कार्ड भविष्य में अधिक लोकप्रिय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ई बैंकिंग का अध्ययन किया।